हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, जो बिहार बोर्ड का सीरीज चल रहा था, जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम का जो सीरीज चला रहे हैं हम, उस सीरीज का 41 क्वेश्चन तक हमने दे दिया है ऑलरेडी। आज से हम देने जा रहे हैं 42 के बाद। देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएंगे एग्जाम में, और बिहार बोर्ड के पर्पज से ही मैंने गेस किया है सब, और 2 सेट में किया है। अभी तो ये सेट 1 चल रहा है, इसके बाद सेट 2 भी चलेगा और आपको बहुत फायदा होने वाला है और अच्छा मार्क्स आएगा। मेरा वादा है कि आपको मार्क्स जो है वो बहुत अच्छा आएगा। ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। आप मेरा वीडियो को देखते रहें और पूरी जो मैं जो पढ़ाता हूँ उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहें। बार बार प्रैक्टिस करने से ही कुछ कामयाबी मिलती है। किसी भी चीज़ को ऐसा ही जाया करने से कुछ नहीं होता है, समय को बर्बाद करने से कुछ नहीं होता है। जब तक समय को उपयोग करें और बार बार मैथ्स का नियम होता है कि प्रैक्टिस करते रहें, तभी कोई फायदा होता है। देखिए, बात को तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात मैसेज हमको पहुंचाना था क्योंकि स्टूडेंट्स मतलब कि दिन कम है और आपको पढ़ाई ज़्यादा करना है, इसलिए समय को इधर उधर व्यतीत ना करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई पर फोकस दें। और गणित आप जानते हैं कि ऐसे भी भास्ट सब्जेक्ट में से एक आता है और गणित के लिए मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए गणित की अभ्यास खूब करें, खूब करें। मैं हर वीडियो इसीलिए दे रहा हूँ ताकि मेरे मेरे जो भी व्यूअर हैं वो अच्छा से अच्छा स्टूडेंट है, वो अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। 2 सेट में सीरीज चलाऊंगा और जो भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। देखिए, अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, बात को यहीं पर रोक रहे हैं। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, AP 5, 8, 11, 14 का 10वां पद है। AP 5, 8, 11, 14 का 10वां पद है। A में 29, B में 32, C में 35, D में 38। देखिए, हमारा क्या होगा, AP दिया हुआ है, इसका 10वां पद कौन होगा? तो देखिए, हम सॉल्यूशन लिख दिए, इसके बाद AP लिखेंगे। AP में 5, 8, 11, 14 डैश 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 डैश। देखिए, AP, अब यहां पर इसका प्रथम पद जो है 5 है। D कॉमन डिफरेंस, 8 में से 5 को घटा देंगे किसी भी पद में से। 11 में से 5 को घटाइए 3, 8 में से 5 को घटाइए, मतलब अगला में से जस्ट पिछला को घटाइए, जो आएगा वही सार्व अंतर होगा, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये 3 होगा और n इज इक्वल टू 10वां पद निकालना है। देखिए, 10वां पद निकालने का 2 तरीका है, शॉर्टकट भी हम बताते हैं। पहले ऐसे बता देते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है। फॉर्मूला ये होता है tn का, an का, अंतिम पद का। अब देखिए, हम क्या करेंगे, n के जगह पर 10 रखेंगे और a के जगह पर कितना रखेंगे, 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना हुआ, 3 हुआ। तो ये A10, ये 5 और देखिए ये 9 हुआ, 9 इंटू 3। देखिए, तो A10 हो गया हमारा 9 तिरका 27 और 27। देखिए, 5 प्लस 27 और 27 5 कितना हुआ, 32 हुआ। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, हमारा विकल्प बी सही होगा। लेकिन एग्जाम में समय कम रहेगा। देखिए, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले समझ लीजिए, डायरेक्ट 10वां पद लिखा है ना, तो आप डायरेक्ट A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D कीजिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा, n का नहीं, A प्लस 9D। 11 रहेगा तो A प्लस 10D, 12 रहेगा तो A प्लस 11D। अब देखिए, यहां पर ये 3 हुआ, ये 9 इंटू, सॉरी, पहला पद कितना है, 5 है, 9 हुआ, यहां पर आपका 3 हो गया, 5 प्लस 9 तिरका 27, ये 32, डायरेक्ट आंसर आ गया।
देखिए इस तरह से हम एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिए और आगे हम बताने जा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 1043 नंबर क्वेश्चन। देखिए एमसीक्यू जो होता है, एक चीज समझ जाइए, एमसीक्यू जो होता है मार्क्स जो होता है वहीं पर उठता है, क्योंकि सब्जेक्टिव में थोड़ा सा गलती हुआ तो कुछ ना कुछ सब्जेक्टिव के बदला में मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन एमसीक्यू में क्या होगा कि अगर गलती हुआ तो 100% नंबर जाएगा, अगर सही हुआ तो 100% नंबर आएगा। तो जानबूझ के कभी भी इसी तरह से टिक नहीं मार देंगे कि हाँ चलो भाई मार देते हैं, इसी तरह से मार देते हैं, नहीं पता चला तो मार देते हैं, इस तरह की गलती मत करेंगे। एमसीक्यू बहुत सोच समझ के बनाएंगे, नहीं तो आएगा तो 1 मार्क्स डायरेक्ट आएगा, जाएगा तो 1 मार्क्स। ऐसा 10 क्वेश्चन हो गया तो 10 मार्क्स चला जाएगा। तो नंबर उठाने के लिए, डिवीजन लाने के लिए एमसीक्यू पर भी बहुत फोकस करना चाहिए और एमसीक्यू को पूरा ध्यान से बनाना चाहिए ताकि गलत ना हो मेरा और मार्क्स स्कोर करे। देखिए अगला क्वेश्चन 43 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री है। tan 45 डिग्री एंड cos 30 डिग्री। अब देखिए इसमें से a में √3/2, b में 1/2, c में 1 और d में √3 है। अब देखिए इसमें हम पता करेंगे कि हमारा आंसर कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। देखिए tan 45 डिग्री, tan 45 इंटू cos 30 डिग्री। आप बुक में देख लेंगे tan 45 का मान आता है 1 और cos 30 डिग्री का आता है √3/2। तो ये हो जाएगा 1 इंटू √3/2, √3/2 हो जाएगा। अब देखिए विकल्प कौन सा आया, पहला का चुनाव सही है, मेरा ए का चुनाव सही है, तो हमारा ए आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है बिंदु 05 किस अक्ष पर स्थित है। क्वेश्चन है बिंदु 05 किस अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर है कि वाई अक्ष पर है। तो याद रखिएगा किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर किसी कोऑर्डिनेट का किसी निर्देशांक ज्यामिति में अगर किसी का निर्देशांक किसी बिंदु का निर्देशांक देता है, अगर एक का 0 देगा, एक का कोई वैल्यू देगा, तो याद रखिएगा कि वो किस या तो एक्स एक्सिस पर होगा या तो वाई एक्सिस पर होगा। तो एक्स एक्सिस पर होगा या वाई एक्सिस पर, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा इस तरह, अगर एक कोऑर्डिनेट 0 है तो जो कोऑर्डिनेट 0 है उस एक्सिस पर वो नहीं होगा। मतलब एक्स निर्देशांक 0 है और वाई निर्देशांक कुछ है, कुछ मान है उसका, इसका मतलब वो y निर्देशांक पर निर्भर करेगा, y निर्देशांक पर स्थित होगा। अगर x निर्देशांक कुछ है और y निर्देशांक 0 है तो इसका मतलब वो x अक्ष पर लाई करेगा। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर x है, x का कुछ वैल्यू है, ये कोई बिंदु है a, x का कुछ वैल्यू है, x का वैल्यू कुछ है 1 2 3 कुछ भी हो, और y का वैल्यू 0 है, y वाला y निर्देशांक ये x है और y 0 है। तो ऐसा बिंदु कि मतलब x का कोई वैल्यू हो और y 0 हो, ये हमेशा x अक्ष पर लाई करेगा। ये बिंदु हमेशा कहां होगा, x अक्ष पर। b में b बिंदु कोई है, मान लीजिए 0 y है, मतलब x हमारा मतलब 0 है और y वाला वैल्यू y है, y की जगह पर कुछ भी हो सकता है 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा अगर x 0 है, y का मान कुछ है, तो ये वाला बिंदु हमेशा y अक्ष पर निर्भर करेगा। कहां करेगा, y अक्ष पर। देखिए याद रखिएगा x अक्ष पर मतलब स्थित बिंदु का y कोऑर्डिनेट 0 और y अक्ष पर स्थित बिंदु का x कोऑर्डिनेट
जीरो होता है। याद रखिएगा। मान लीजिए जैसे इसके लिए एग्जाम्पल देखिए, x इसके लिए एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे 50, ये x अक्ष पर होगा। इसके लिए देखिए 05, ये y अक्ष पर होगा। ये कोऑर्डिनेट जो होगा x का कुछ वैल्यू है, y 0 है, तो ये x अक्ष पर होगा। y 0 है, सॉरी x 0 है, y का कुछ वैल्यू है, तो y ये y अक्ष पर होगा। ठीक है, तो सिमिलरली आप पहचान सकते हैं यहां पर सॉल्यूशन। देखिए यहां पर 05 है, बिंदु दिया है 05, बिंदु 05 दिया है। पूछा है कि बिंदु 05 किस अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर, y अक्ष पर, दोनों पर, किसी पर नहीं। तो बताना है। देखिए यहां पर x कोऑर्डिनेट 0 है, x 0 है, y का वैल्यू 5 है। इसका मतलब x 0 किस पर होता है, x निर्देशांक पर, x अक्ष पर। तो सॉरी x 0 किस पर होता है, y अक्ष पर। y का कुछ वैल्यू है, इसका मतलब ये लाई करेगा किस पर, y अक्ष पर। y अक्ष पर x 0 y 5, तो ये y अक्ष पर लाई करेगा। मेरा विकल्प बी सही होगा। देखिए एंगल ए क्या है, 90 डिग्री है। इसका मतलब त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज है, अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री हुआ तो इसका मतलब है कि वो समकोण त्रिभुज है। तो यदि त्रिभुज एबीसी में यदि एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी 3 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर, तो बीसी क्या होगा। तो बताइए बीसी ए, ऑप्शन ए में 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 12 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम जानने के लिए ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। हम क्या सबसे पहला बात कि एंगल ए 90 डिग्री दिया हुआ है, यहां पर 90 डिग्री रख देंगे, 90 डिग्री रख दिए। और ए बी इसको बी अगर लेते हैं तो ए बी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसको सी लेते हैं तो ए सी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए सी 4 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब बीसी जो है हमारा विकर्ण हुआ, सॉरी कर्ण हुआ, बीसी कर्ण हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ मतलब लंब हुआ, ये बेस हुआ, बेस मतलब आधार, और ये हाइपोटेनस कर्ण हुआ। तो अब देखिए हम जानते हैं क्या होता है, हम जानते हैं कि h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए p का स्क्वायर, p कितना है 4, 4 का स्क्वायर, b कितना है 3, 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ 25, 25 का 5। अब देखिए इसमें कौन सा विकल्प सही है, तो 5 किसका आया है आंसर, तो 5 ए का आया है, तो बीसी हमारा ए होगा। बीसी यही तो बीसी है, एच ही तो बीसी है ना, बीसी कौन है, एच है। ठीक है, इस तरह से सही से आप टिक मारेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना डिग्री होता है। वृत्त का स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण। तो देखिए सबसे पहला हम बताना चाह रहे हैं कि एमसीक्यू पर खूब मतलब जोड़ दीजिए। एमसीक्यू आपका मार्क्स जो स्कोरिंग चीज है, मार्क्स सबसे ज्यादा उठता है, एकदम 100% मार्क्स उठता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर 50 ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो आप एक बार में 50 का 50 ऑब्जेक्टिव मतलब सही कर सकते हैं। ये बात को ध्यान में रखना है, और इसी बात को ध्यान में रखकर एमसीक्यू बनाना है कि एमसीक्यू में कुछ भी गलती ना हो। 50 क्वेश्चन है तो 50 में 50 उठा लें, ताकि फर्स्ट डिवीजन के लिए तो 10 ही मार्क्स और लाना होगा ना।
तो जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे वो और आपका अच्छा है, 80% 90% जो भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम एक क्या खींच दिए, वृत्त खींच दिए, वृत्त ले लिए। अब वृत्त का मान लीजिए कि ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और कोई बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा है। देखिए स्पर्श रेखा कोई बाहरी बिंदु पर है, देखिए किसी बाहरी बिंदु से ये कोई स्पर्श रेखा आ रही है जो यहां पर स्पर्श कर रही है, तो इसको मिला दीजिए। देखिए ये बिंदु है, मान लीजिए कि ये P बिंदु है बाहरी, और ये सेंटर है, और ये A बिंदु है, ये AB आपका त्रिज्या है। AB क्या, AO क्या है, AO त्रिज्या है, त्रिज्या है, और स्पर्श रेखा AP है, स्पर्श रेखा AP। देखिए AP रेखा जब लिखेंगे तो ऐसे एरो देंगे कि रेखा है तो एरो देंगे, अगर AP डायरेक्ट लिख देंगे तो रेखाखंड हो जाएगा। तो OA त्रिज्या है, स्पर्श रेखा AP है, तो इसका मतलब स्पर्श रेखा इस त्रिज्या पर है, त्रिज्या का जो मतलब एक पॉइंट है उस पर स्पर्श रेखा जो है आकर टच कर रहा है। तो याद रखिएगा कि स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या पर लंब होती है और त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब थ्योरम क्या कहता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो एंगल OAP 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, सी नंबर विकल्प 90 डिग्री है वो सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन मेरा है 47 नंबर। क्वेश्चन है 47 नंबर कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। मतलब इसमें से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, हमको पता करना है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल A में 44 सेंटीमीटर होगा, B में 88 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए C में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, D में 308 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसमें से कौन सा होगा, तो देखिए हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। मान लीजिए कि एक वृत्त है, देखिए एक वृत्त है और वृत्त का त्रिज्या कुछ r होगा, r होगा, जो r का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये 0, ये O और ये A। त्रिज्या r है जो 7 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए त्रिज्या हमारा दिया हुआ है r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं वृत्त का, देखिए हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू याद रखिएगा, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, और पाई का वैल्यू कहीं कहीं पर 3.14 भी लेते हैं। अब ये लेते हैं तो पाई, देखिए पाई हम 22/7 लेंगे, और त्रिज्या कितना है, 7 है, r त्रिज्या 7 का स्क्वायर। देखिए तो ये 22/7, ये हो गया 7 × 7। देखिए एक साथ से एक साथ कट गया, ये 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, ये इतना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 154 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक गोले का आयतन 288 पाई क्यू है, तो इसका त्रिज्या क्या होगा। गोला है, गोला जैसे कैसे होता है, टेनिस का बॉल एक गोला है, ठीक है, ये एक गोला है, ग्लोब एक गोला है। तो गोल कोई भी चीज जो बॉल की तरह हो वो गोला कहते हैं। अब देखिए
गोले का एक आयतन 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? ए में 44 सेंटीमीटर, बी में 6 सेंटीमीटर, सी में 8 सेंटीमीटर, डी में 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक गोला बनाएंगे। गोला बना लिए, ये गोला है, गोला है, इसका रेडियस आर है। अब देखिए, अब गोला का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन जो होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, ये आयतन होता है। आयतन दिया है 288 पाई, यहां पर दिया है आयतन 288 पाई दिया है, रख दिया आयतन की जगह। ये 4/3 पाई इंटू, देखिए पाई को यहीं पर रहने दीजिए, आर के जगह पर हमको नहीं पता है, आर को आर ही रहने देंगे। देखिए तो ये पाई से पाई खत्म हो गया। देखिए ये 288, 3 ऊपर इंटू में 4 डिवाइड में इज इक्वल टू आर क्यू। यहां पर आर क्यू है, आर क्यू है, छूट गया था आर क्यू। आर क्यू है, देखिए 4 से 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 दूना 8, 72 आ गया। इधर से क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट चढ़ेगा, क्यूब रूट 72 इंटू 3 इज इक्वल टू आर। अब देखिए आर इज इक्वल टू लिखेंगे यहां पर, तो ये तो 3 रहेगा ही। 72 को लिख सकते हैं कितना? 72 को लिख सकते हैं, देखिए 2 गुने 2 गुने 2, 8 हुआ, 8 तिका 24, 24 तिहाई 72। मतलब देखिए 72 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिका 24, 24 तिहाई 72 गुने 3 पहले से यहां पर है ये। अब देखिए 3 पर 1 निकलता है, 3 2 पर 1 निकलेगा, तो कितना हुआ? 1 2, क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 पर 1 निकलेगा, 3 3 पर 1 3 निकलेगा, 3 दूना 6 सेंटीमीटर। तो देखिए त्रिज्या कितना हुआ इस गोले का? 6 सेंटीमीटर। हमारा बी का चुनाव सही है, बी को हम गोल कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि परीक्षण एक किया गया है, जो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। क्या क्या है? 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है कि माध्यिका होगी। क्या होगी माध्यिका? इसमें से ए में 5 होगा, बी में 7 होगा, सी में 9 होगा, डी में 11 होगा। अब हमको बताना है कि इसमें माध्यिका क्या होगा। तो देखिए माध्यिका क्या होगा, 5 होगा कि 7 होगा कि 9 होगा कि 11 होगा। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए हम किसी भी चीज को असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए हमारा जो संख्या फ्रैक्शन दिया हुआ है, ऑलरेडी फ्रैक्शन जो दिया है वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, 3 5 7 9 11। देखिए असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब छोटा से बड़ा की तरफ सजा देना, तो ऑलरेडी है। अब देखिए इसमें हम टर्म गिनेंगे, कितना टर्म है। तो देखिए टर्म देखिए कितना है, 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 5 है। जब टर्म विषम हो, टर्म क्या हो, विषम हो, तो n में 1 जोड़कर तब 2 से भाग देते हैं, वो टर्म हमारा माध्यिका होता है। अगर सम होगा तो n/2 ही हो जाएगा, अगर विषम होगा तो n+1/2 होगा। तो देखिए यहां पर विषम है तो विषम लिख दिए हैं। देखिए विषम है तो हमारा क्या होगा, देखिए माध्यिका
माध्यिका इज इक्वल टू, देखिए होगा n प्लस 1/2 पद। देखिए तो n कितना है, 5 है, 5 प्लस 1/2 पद। देखिए 5 प्लस 1 6 हुआ, 6/2 पद। देखिए 2 से 3 मतलब तीसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया। अब देखिए तीसरा पद कौन है, तो तीसरा पद 7 है। तो हमारा माध्यिका क्या होगा, 7 होगा। माध्यिका क्या होगा, माध्यिका, इसलिए माध्यिका इज इक्वल टू 7। माध्यिका इज इक्वल टू 7, हमारा 7 होगा माध्यिका। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी सही होगा। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, इस सेट का एमसीक्यू का, इस सेट का सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। इसके बाद सब्जेक्टिव में हम आ जाएंगे। देखिए तो ये क्या है, देखिए 50 असंभव, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, असंभव घटना की प्रायिकता है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, ए में 0, बी में 1/2, सी में 1 और डी में -1। ये क्या होगा असंभव घटना की, तो जो असंभव घटना है, जो नहीं हुआ है, जो घटना, देखिए जो घटना नहीं हुआ है उसका हमेशा प्रायिकता 0 होता है। याद रखिएगा, जो घटना एकदम घटित घटना है, एकदम मतलब कि होने वाला है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वो उस घटना का प्रायिकता 1 होता है। जैसे कोई बोल दे कि सूरज निकलने की क्या प्रायिकता है, तो हम जानते हैं कि प्रतिदिन सूरज निकलता है, ठीक है, तभी तो दिन होता है। तो इसलिए हम कहेंगे डायरेक्ट कि सूरज निकलने की प्रायिकता 1 है। मतलब जो 100% होगा घटना, उसका प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है। जो मतलब कि घटना नहीं होगा 100%, एकदम 100% गारंटी है कि वो घटना नहीं होगा, उसका प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे असंभव घटना की प्रायिकता इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए सही होगा। देखिए इसी के साथ अपना वीडियो आज का समाप्त करता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए सेट 2 भी बताऊंगा, 50 MCQ सेट 2 में भी बताऊंगा, उसमें भी सब्जेक्टिव बताऊंगा, इसमें भी सब्जेक्टिव बताऊंगा। इससे क्या होगा कि आपका बोर्ड का एग्जाम जो है बहुत अच्छा से हो जाएगा। और देखिएगा निश्चित रहिएगा, इसी तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, इससे अलग नहीं आता है। आप इससे बहुत फायदा उठाएंगे, और मतलब बहुत फायदा उठाएंगे। इसलिए आप तैयारी करें, और मेहनत से ही सब कुछ होता है। कोई मतलब ये नहीं कि हाँ मतलब कि ये 100% सक्सेसफुल, तो ये वाली बात नहीं कि हाँ जो मेहनत करेगा वही पाएगा, जो नहीं मेहनत करेगा नहीं पाएगा। सीधा सीधी बात है। ये कोई मैजिक नहीं है कि मैथ्स एक ही बार कोई टॉनिक पिला दिया जाए और बच्चे ग्रहण कर लें। ठीक है, ये मेहनत से ही होता है, प्रैक्टिस से ही होता है। इसीलिए मेहनत करें मैथ्स में, और बोर्ड एग्जाम का जमकर तैयारी करें, ताकि आपका मार्क्स अच्छा आए। और जब अच्छा मार्क्स आए तो कमेंट में हमको बोल दीजिएगा, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। थैंक यू।